अनंत सा दिखने वाला यह यूनिवर्स हमारे सामने बहुत से सवाल खड़े कर देता है, जिनके जवाब ढूंढते हुए हम फिर से कई सवालों में फंस जाते हैं। जिस तरह से हमें यह यूनिवर्स इन्फिनिटी डिस्टेंस तक फैला हुआ नजर आता है, ठीक उसी तरह से इन्फिनिटी क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि इस यूनिवर्स की शेप कैसी है, यह गोल है या फिर किसी दूसरी शेप का है। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्स की शेप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उसके पीछे के कारण को भी समझने की कोशिश करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले हर कोई यही मानता था कि इस यूनिवर्स का कोई शेप नहीं हो सकता, क्योंकि यह यूनिवर्स हर एक डायरेक्शन में इन्फिनिटी डिस्टेंस तक फैला हुआ है। लेकिन जब आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा, तो दुनिया को समझ आया कि इस ब्रह्मांड की एक सीमा है और यह अनंत नहीं है। यही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो ये भी कहा कि यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट अपने मास के अनुपात में स्पेस टाइम को वक्र कर देते हैं या उसकी शेप को बदल देते हैं। इसी के साथ अब ये सवाल भी खड़ा हुआ कि जब ब्रह्मांड इन्फिनिटी नहीं है और इसमें पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट इसकी शेप को बदलने की कैपेसिटी रखते हैं, तो इस यूनिवर्स का शेप क्या हो सकता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यूनिवर्स तीन में से किसी एक शेप में एग्जिस्ट करता है। पहला, ये कागज की शीट की तरह फ्लैट हो सकता है। दूसरा, ये गोले के शेप जैसा हो सकता है। और तीसरा, ये घोड़े की पीठ पर बांधे जाने वाले सैडल की तरह हो सकता है, जिसे काठी भी कहते हैं। हो सकता है कि आपको ये लगे कि यूनिवर्स की शेप एक छोटी सी बात है। इस दुनिया में हर एक चीज का एक आकार होता है, लेकिन आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि यूनिवर्स की शेप ही इसका भूत, भविष्य और वर्तमान है। यूनिवर्स की शेप ही हमें इसके बीत चुके कल और आज की जानकारी देती है। इसलिए यूनिवर्स के लिए उसकी शेप उसका जीवन हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इसकी शेप तीन तरह की हो सकती है, तो तीनों शेप में से इस यूनिवर्स की कौन सी शेप एग्जिस्ट करती है। इस सवाल का जवाब हमें इस यूनिवर्स के दो फैक्टर्स, इसकी डेंसिटी और इसके फैलने की स्पीड दे सकती है। अभी तक की वैज्ञानिक खोजों के आधार पर हमारा ये मानना है कि हमारे यह यूनिवर्स करीब 68% डार्क एनर्जी और करीब 27% डार्क मैटर से बना हुआ है। अब बचे 5% मैटर से हमारे इस ब्रह्मांड में नजर आने वाली विशालकाय आकाशगंगाओं से लेकर हर एक ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ है। इस यूनिवर्स में सबसे बड़ी शक्तियों की बात करें तो ग्रेविटी काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर मानी जाती है। यदि ये माना जाए कि यूनिवर्स की डेंसिटी इतनी है कि यह इसकी ग्रेविटेशन फोर्स को कंट्रोल कर सकती है, तो इस यूनिवर्स का शेप एक गेंद की तरह गोल होगा। इसी तरह से यदि ये माना जाए कि डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि यह ग्रेविटेशन फोर्स को कंट्रोल कर सके, तो इस यूनिवर्स की शेप घोड़े की पीठ पर बांधे जाने वाली काठी की तरह हो जाएगी, जिससे यह एक खुले यूनिवर्स का निर्माण करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हमें यूनिवर्स की शेप को डिफाइन करना है, तो हमें यूनिवर्स की डेंसिटी को समझना होगा और यह देखना होगा कि क्या यूनिवर्स की डेंसिटी ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है या नहीं। यदि हम अधिकतर रिसर्च की तरफ देखें तो पाते हैं कि हमारी इस यूनिवर्स की डेंसिटी बिल्कुल सही है। ये ना तो ज्यादा है और ना ही कम। यानी ये यूनिवर्स लगातार हर एक दिशा में बराबर फैलता है और यह पूरी तरह से एक फ्लैट हो सकता है, जो कि कागज की एक शीट की तरह नजर आ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूनिवर्स की डेंसिटी करीब 6 प्रोटॉन पर यार्ड है, जो कि सही है और इसे एक फ्लैट पेपर शीट की शेप देने के लिए काफी है। जब हम यूनिवर्स को फ्लैट मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह एक 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। 2 डायमेंशन शेप की जितनी भी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है, लेकिन इसे इस तरह से समझाया जा सकता है। मान लीजिए यदि आप किसी कमरे के कोने में खड़े हैं, आप उस कोने से चलना शुरू करते हैं। कुछ दूरी पर जाकर कमरे के दूसरे किनारे से 90 डिग्री का टर्न लेते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आप कमरे के दूसरे किनारे तक जाते हैं और फिर से 90 डिग्री का टर्न लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि जब आप इस तरह के पैटर्न को 4 बार फॉलो करेंगे, यानी कि 4 बार 90 डिग्री का टर्न लेंगे, तो आप उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। इस तरह से आप या तो एक स्क्वायर शेप को पूरा कर लेंगे या फिर एक रेक्टेंगल शेप को पूरा कर लेंगे। इस तरह की ज्योमेट्री को यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। ऐसे ही इसी एक्सपेरिमेंट को एक बंद जगह यानी एक गोल शेप की वस्तु पर करते हैं। आप पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ आगे बढ़िए। जब आप उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाएं, तो वहां से एक बार 90 डिग्री का टर्न लीजिए और आगे बढ़िए।
इसके बाद फिर से 90 डिग्री का टर्न लीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। इस तरह से आप एक बार फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि यदि यूनिवर्स सपाट है तो हमें अपने उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए 4 बार 90 डिग्री का टर्न लेना होता है। तो वहीं यदि हम इसे एक बंद बॉल की तरह मानते हैं तो हमें 90 डिग्री के सिर्फ 3 ही टर्न लेने होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ और समझने की कोशिश करते हैं। 2 रॉकेट एक दूसरे के पैरेलल एक साथ लॉन्च किए जाते हैं। यदि हम ये माने कि इन्हें एक फ्लैट यूनिवर्स में लॉन्च किया गया है तो ये रॉकेट हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही आगे बढ़ते रहेंगे। यदि हम ये माने कि इन्हें एक गोल यूनिवर्स में लॉन्च किया गया है तो ये पॉइंट पर जाने के बाद दोनों एक दूसरे से उसी पॉइंट पर मिलने की कोशिश करेंगे। यदि हम ये माने कि घोड़े की पीठ पर बांधे जाने वाली काठी की तरह यूनिवर्स का शेप है तो इसका मतलब है कि रॉकेट कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी तक हम इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि यूनिवर्स का शेप कैसा है। यूनिवर्स की शेप के लिए यूनिवर्स से ही हमें इसका सबूत चाहिए और यूनिवर्स के पास इसका सबूत है। यूनिवर्स की शेप को समझने का सबसे अच्छा तरीका कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हो सकता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ब्रह्मांड का वो नक्शा है जो हमें ये बताता है कि इस ब्रह्मांड के जन्म के समय यानी बिग बैंग के समय जो चमक फैली थी वह चमक अभी तक कितनी दूरी का सफर तय कर चुकी है। जब हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के जन्म के समय की चमक इस ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की हेल्प से वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ सालों में ब्रह्मांड के टेम्परेचर में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में स्टडी की है। इस दौरान वैज्ञानिकों को कहीं भी ब्रह्मांड में कर्वेचर का कोई सबूत नहीं मिला। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह ब्रह्मांड पूरी तरह से फ्लैट है, क्योंकि यदि ब्रह्मांड गोल होता तो इसका कर्वेचर जरूर मिलता। इस मॉडल को लैम्डा डार्क मैटर मॉडल कहते हैं। लेकिन साल 2019 के अंत में रोम के सैपिएंजा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पेपर पब्लिश करते हुए कहा कि हमारा यह ब्रह्मांड जो कि हमें पूरी तरह से फ्लैट महसूस होता है, ये फ्लैट नहीं है बल्कि ये एक बंद ब्रह्मांड है। उन्होंने पेपर में लिखा कि प्लैंक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का जो मेजरमेंट निकाला गया है वह ब्रह्मांड को फ्लैट नहीं बल्कि इसे एक बॉल की तरह बंद और गोल साबित करता है। अपने इस एक्सपेरिमेंट को सही साबित करने के लिए उन्होंने गुरुत्वीय लेंसिंग के डेटा का भी एनालिसिस किया। उन्होंने जब लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल के मेजरमेंट और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के मेजरमेंट को जब एक मॉडल में अप्लाई किया तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, क्योंकि जब डेटा को फ्लैट यूनिवर्स के साथ अप्लाई किया गया तो उन्हें इसके रिजल्ट में एक एरर दिखाई दिया। तो वहीं जब इस डेटा को बंद गोल यूनिवर्स के साथ अप्लाई किया जाता है तो ये एरर खत्म हो जाता है। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि रोम की यूनिवर्सिटी के द्वारा गुरुत्वीय लेंस से रिलेटेड जिस डेटा को काम में लिया जा रहा था उस डेटा में कुछ एरर थे, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस एरर के आधार पर रिसर्च को रिजेक्ट किया गया है वह डेटा मायने नहीं रखता। लेकिन वहीं जब इस बात को स्वीकार किया जाता है कि यह ब्रह्मांड पूरी तरह से एक बंद गेंद के जैसा है तो एक तरह की तबाही होगी, जिसे कॉस्मोलॉजी क्राइसिस कहा जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस यूनिवर्स से रिलेटेड ऐसे बहुत से डेटा सेट हैं जो प्लैंक डेटा के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं। यदि ये सच माना जाए कि ब्रह्मांड सपाट है तो यकीन मानिए अभी तक हुई अंतरिक्ष से रिलेटेड खोज के डेटा पूरी तरह से बदल जाएंगे। लेकिन अभी तक हम इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि वास्तव में ब्रह्मांड बंद गेंद की तरह गोल है, सपाट है या फिर खुला है। अधिकतर लोग ब्रह्मांड के सपाट होने पर संदेह करते हैं और इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी हैं जो सच में इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारा यह ब्रह्मांड शायद सपाट हो सकता है। जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का डेटा, चिली में स्थित अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप से मिला डेटा, विल्किंसन माइक्रोवेव अनिस्ट्रॉफी प्रोब से इकट्ठा किया गया डेटा, सभी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारा यह ब्रह्मांड पूरी तरह से सपाट है। इस बात पर मोहर लगाने का काम किया है बैरोन साउंड ऑक्सीलेशन डेटा ने। यह वो डेटा है जो बिग बैंग की ध्वनि के द्वारा आकाश गंगाओं पर छोड़े गए निशान के सबूत हैं, जिसे विज्ञान की दुनिया में सबसे प्रामाणिक डेटा माना जाता है। इस डेटा से भी यही सबूत मिलता है कि हमारा यह ब्रह्मांड पूरी तरह से सपाट है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों को इस बात पर संदेह है कि हमारा ब्रह्मांड सपाट है। इतना डेटा होने के बाद भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद हम कुछ तो मिस कर रहे हैं, जिसके कारण हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारा यह ब्रह्मांड कैसी शेप का है।
इस तरह से आज के समय में हमारा यही मानना है कि हमारे यह ब्रह्मांड पूरी तरह से एक कागज की शीट के शेप जैसा ही है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में यह एक बंद गेंद जैसा है, क्योंकि उनका कहना है कि हम अभी तो ब्रह्मांड के उतने ही हिस्से के बारे में जानते हैं जो हमें दिखाई देता है। जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता या जहाँ की लाइट हम तक नहीं पहुँच सकती, उस हिस्से के बारे में हम कुछ नहीं जानते और ना ही ये जानते हैं कि हम जिस यूनिवर्स को जानते हैं उस यूनिवर्स से डार्क यूनिवर्स कितना बड़ा या फिर इससे कितना छोटा है। इस कारण से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है वह इस ब्रह्मांड से जुड़े बहुत ही छोटे से हिस्से का डेटा है और इसी कारण से चारों तरफ देखने पर हमें यह कागज की एक शीट जैसा बिल्कुल सपाट यूनिवर्स दिखाई देता है। लेकिन यह पूरी तरह से एक बंद गेंद जैसा ही है। अभी तक वैज्ञानिक किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं और न ही ये तय कर पाए हैं कि ब्रह्मांड की शेप कैसी है। इसलिए ब्रह्मांड की एग्जैक्ट शेप के बारे में जानने के लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।